हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी और ये टॉपिक नंबर 1 है यूनिट नंबर 3 के लिए। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए और अभी तक हम यूनिट नंबर 1 और 2 कवर कर चुके हैं। ये यूनिट नंबर 3 का भी लास्ट टॉपिक है, 10th टॉपिक है। ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3rd भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। आज हम 3rd का भी लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। यहीं पे पहले थोड़ा सा समझते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है। आपको पता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। ये रेजीम्स कहा जाता है इसे। एक तो डेमोक्रेटिक रेजीम्स होती हैं, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक होती है। ठीक है, एक तो हो गई डेमोक्रेटिक, एक हो गई नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक कौन कौन सी हो गई? जैसे कि मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप आप कहते हैं उसे, ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं, कई सारे इसके टाइप्स हैं, ओलिगार्की कह लो। ठीक है, कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। बेसिकली ये है डेमोक्रेटिक, वो है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लोग वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपने आप से इलेक्ट करते हैं, अपनी वोट के साथ ही डेमोक्रेटिक होते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझे ना आप कि डेमोक्रेटिक रिजिम कौन सी होती है? जहाँ पे लोग अपने वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे उसे चांसलर कह लो। ओके, तो ये होता है। इंडिया में भी सेम चीज़ है, हम अपने एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं अपनी वोट के थ्रू। तो डेमोक्रेटिक, आपको पता चल गया कि डेमोक्रेटिक रिजिम क्या है। अगले वर्ड है पीस थ्योरी। तो पीस का मतलब क्या होता है? शांति। अभी पीस का ऑपोजिट क्या है? वॉर है। वॉर है ना, पीस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वॉर हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि जो भी स्टेट में, जो भी कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेटिक रिजीम होती है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। जहाँ भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स होंगी वो वॉर में ज़्यादा जाती हैं, वो वॉर इनिशिएट करती हैं ज़्यादातर। फिर से समझो, डेमोक्रेटिक रिजीम के कम चांसेस होते हैं कि वो वॉर स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वॉर को इनिशिएट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे, एक तो मान लो इंडिया है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है 1968 में, और कई सारे देशों ने उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए। ठीक है, इंडिया ने क्योंकि इसे साइन नहीं किया एनपीटी को। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद भी हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ किसके साथ? यूएसए के साथ। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को इंडिया के ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिजीम पर बेस्ड कंट्री है। उन्हें पता है कि इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे इनके पास न्यूक्लियर वेपन हो लेकिन ये गलत यूज़ नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियर वे में भी लोग हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, जबकि पहले हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। ऑन दी अदर हैंड, नॉर्थ कोरिया के पास जो आप कह लो कि न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कोई उससे ट्रेड करने को राजी नहीं। सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास आ गए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सेम सिचुएशन देखो, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, कई सारे देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, लेकिन कोई हमें थ्रेट मानता ही नहीं है, क्योंकि सभी देशों को पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो ऐसे ही कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऊपर सबको शक है कि किम जोंग उनको गुस्सा आया वो तो तभी कर देंगे, तभी अटैक कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को ये समझा जाता है कि ये वॉर में कम जाती है, नॉन डेमोक्रेटिक ज़्यादा जाती हैं। नॉन डेमोक्रेटिक में भी मिलिट्री पर बेस्ड शासन आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान है। तो मैंने आपको यह पहले भी एग्जांपल दिया है, 1948 की बात करो, 1962, 65, चाहे चाइना को बीच में ले लो, 71, 1999, ये सारे जो इंडिया के वॉर हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ हुए हैं, हर एक को इनिशिएट पाकिस्तान ने किया ना हमेशा। हमने तो कोई भी इनिशिएट यानी कि स्टार्ट तो हमने कोई भी नहीं किया। पाकिस्तान ही क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री ही ज़्यादातर डिसीजन लेती है, तो वो अपने मन से ले लेती है। यानी कि लोग कहने सुनने वाले नहीं हैं, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेन बात ये है, डेमोक्रेटिक रिजीम में क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। तो जब जवाबदेही होगी तो अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो लोग तो आपसे पूछेंगे ना कि ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया। तो डेमोक्रेटिक में होता है अकाउंटेबिलिटी, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं है। जब आपको किसी को जवाब देना ही नहीं है तो आप अपने जवान शहीद करवाते रहो, आपको क्या दिक्कत?
समझिए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये है वन लाइनर ये तो काफ़ी लंबा हो गया, अभी बुक की लैंग्वेज में समझो। इमैनुअल कांट नाम आ गया, प्रोवाइडेड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। तो ये आप कह लो फिलोसफी, ये थ्योरी कहाँ से आई है, इमैनुअल कांट से आई है। बाद में माइकल डब्ल्यू डॉयल जो इसका मॉडर्न आर्टिकुलेशन जो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग मतलब फिलॉसफी दी इमैनुअल कांट ने, इसको प्रॉपर थ्योरी के फॉर्म में डेवलप किया माइकल डब्ल्यू डॉयल ने। ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट तो हो गया ना लिखने वाला। अभी तक की जो बातें बताई कोई भी नहीं लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट नोट्स में यही लिखना है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा ब्रूस रसेट और अदर स्कॉलर्स हैं जैसे जॉन एम ओवन, आर एच रमल, इन सब ने क्या किया है, डेवलप किया है, सपोर्ट किया है थ्योरी को। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट होगा। ये सारे नाम जरूर आपने याद रखने हैं, ओके, याद रखने हैं आपको। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये थ्योरी किससे एसोसिएटेड है, तो ये आइडलिज्म से एसोसिएटेड है। आइडलिज्म कह लो या फिर आप लिबरलिज्म कह लो। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये थ्योरी आइडलिज्म या लिबरलिज्म पर बेस्ड है। तो ये पॉइंट भी हम लिख लेंगे, ये पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ये थर्ड पॉइंट हो गया। दी स्कॉलर, इन्होंने आपको पता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को डेवलप करने में हेल्प की, हो गया, ओके। बुक की लैंग्वेज में अभी सुनो जो मैंने आपको बताया। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस डेट सुजेस्ट डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू एंगेज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डेमोक्रेसीज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं विद वन अनदर कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉन डेमोक्रेसीज और बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज। समझ गए ना कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही ज़्यादातर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट करती हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में सबको डेमोक्रेटाइज कर दो, लिबरल्स क्या कहते हैं, आइडलिस्ट क्या कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं सब में डेमोक्रेटिक रिजीम को इस्टेब्लिश कर दो तो वॉर होगी ही नहीं। इसीलिए तो इसी थ्योरी को तो यूज़ करके ये इराक, सीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, इन सारी जगहों पे इसीलिए ये थ्योरी को यूज़ करके ही लड़ते रहे कोल्ड वॉर में ये नेटो और यूएसएसआर के अगेंस्ट कि हमें कम्युनिज्म इस्टेब्लिश नहीं होने देना है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है पूरे वर्ल्ड में, तो वॉर खुद ब खुद रुक जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थ्योरी तो ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी वीडियो होगी अभी। सो पार्ट नंबर 1 यहीं तक है। पार्ट नंबर 2 में फिर इसके आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस में, तो आप हमारी ऐप और वेबसाइट विजिट कीजिए। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे अगर आप यूजीसी नेट डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी वहीं पे है। लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे पूछना। इसके अलावा ये नंबर भी गिवन है, आप मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए, आपको डिफेंस के रिगार्डिंग सारे जो कोर्सेज मिल जाएंगे। लिंक भी गिवन है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।